चलो लिखो लॉज ऑफ मोशन। कौन सा चैप्टर है न्यू बुक के अकॉर्डिंग? चैप्टर 4। क्या? तो यही है लॉज ऑफ मोशन। क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों के हाथ में नहीं आ रहे हैं। चलो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, पहले हम सारे टॉपिक को कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट में पढ़ना है न्यूटन्स और इसमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। पहले चलो जल्दी नोट करो इसको। उसके बाद में पढ़ना है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है फ्रिक्शन। इसमें भी पढ़ना है एक काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड में पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और यहाँ पे पढ़ना है सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इस चीज़ पढ़ना है, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ पढ़ने हैं। हो गया नोट? ये सब तो पढ़ के आए ही हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ बताओ? तुम बताओ, तुम बताओ फर्स्ट लॉ क्या है? जो इनर्शिया में रहता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में मोशन में रहेगा, जो रेस्ट में रहेगा। अच्छा, सेकंड था फर्स्ट था। तुम बताओ। मेरे को एक ही आता है। कौन याद है? एवरी रिएक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी ये बताओ कौन सा है? थर्ड है मेरा। तो थर्ड है। सेकंड बताओ। मैंने जो बताया था फर्स्ट है। वो फर्स्ट है। सेकंड बताओ। एफ इक्वल टू एम है। अच्छा हाँ हाँ। और फर्स्ट क्या है? इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल इज अनएक्सेलरेटेड। अनएक्सेलरेटेड का मीनिंग क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? या तो वो तो रेस्ट पे होगा और नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है चैप्टर में। फर्स्ट में पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ना है। और सिर्फ डिफिनीशन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ना है कि कैसे हम, वहाँ पे तो 10th में डिफिनीशन ही था ना, कि और था एप्लीकेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब था कुछ, इक्वेशन लिखना ये सब नहीं था। हाँ,
तो इसको अब वहाँ पे तो सिर्फ रखता था कि चलो पढ़ लिए एवरी एक्शन है जी फॉर द अपोजिट रिएक्शन और एफ इक्वल टू एम ए और नेट फोर्स जो भी था वो पढ़ लिया। अब इसको हमको अप्लाई करना है कि जिससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसको कैसे हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे ये चीज़ करना है, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। उसके बाद में फ्रिक्शन पढ़ना है। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई जो रफ सरफेस लगाता है, अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है जब एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में होता है और उसके बीच में या तो मोशन होता है या मोशन की टेंडेंसी होता है, इस केस में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अगर टेंडेंसी हो तो उस केस में जो लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर मोशन हो तो उस केस में जो लगता है उसको हमको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स होता है वो सब, चलो चलो ठीक है। उसके बाद में लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें पढ़ना है तो अभी तक क्या पढ़ के आए थे एक बार फिर से मुझे बता दो, क्या पढ़ के आए थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में? बताओ। कि अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है अगर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो। अब यहाँ पे ये पढ़ना है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स क्या होता है? स्केलर है वेक्टर? वेक्टर होता है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर सभी का वेक्टर सम जीरो हो तो उस वो बॉडी क्या होगा? अनएक्सेलरेटेड होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। तो लिखो इफ वेक्टर सम ऑफ, या इफ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे भी लिख सकते हो, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ, if vector sum of all the forces acting on a particle is zero comma the particle is unaccelerated, the particle is unaccelerated, that is i.e. particle is unaccelerated, that is the acceleration of particle is zero। फुल स्टॉप लिखो। इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट, चाहे छोड़ो इसको हटा दो, ये सब तो जानते ही हो। और करके लिखो, और करके लिखो। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, if net external force on the particle is zero, force on the particle is zero comma the acceleration of particle is zero। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो इसका मीनिंग ये चीज है, इसका मीनिंग क्या होता है? एफ, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज जीरो, या ऐसे भी लिख दो एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन ए इक्वल टू जीरो, लिख लो ये चीज। क्या? हाँ, लिखना है। ये समय, इसका मीनिंग क्या होता है जानते हो? समेशन, समेशन का सिंबल होता है, मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो समेशन, यानी कि टोटल फोर्स का अगर सम जीरो है तो एक्सलेशन जीरो होगा। या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स हम नहीं लेते हैं, इंटरनल फोर्स का सम तो जीरो होता ही होता है। आगे मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा कि नेट इंटरनल फोर्स तो जीरो होता ही है, सभी केस में होता है, हमको जस्ट एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करना है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा ये बताओ कि
इस मार्कर पे नेट फोर्स कितना है बताओ, इस पे 0 है क्योंकि रेस्ट में है। अच्छा, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। mg लग रहा है और वो लग रहा है कौन लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो कितने टाइप का फोर्स होता है, कौन कौन सा लगता है, पहले मैं लिखाता हूँ, ठीक है। उस पे ऐसा नहीं है कि फोर्स 0 नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि वेक्टर सम ऑफ फोर्स क्या है, इस पे 0 है, नेट फोर्स 0 है। इस पे फोर्स कौन सा लगा रहा है, mg तो ऑलवेज लगेगा, किसी भी सिचुएशन में mg ऑलवेज लगेगा। और वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में लिखो, पॉइंट करके लिखते जाना, पॉइंट करके ऐसे लिख देना, जैसे लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रैकेट में लिखना mg इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा रखा हुआ कुछ समथिंग ऐसे है और इस पे एक हमने ब्लॉक रख दिया m, ठीक है। तो इसका इस पे जो फोर्स हम दिखाएंगे नीचे की ओर क्या दिखाएंगे, mg दिखाएंगे। जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक हमने इंक्लाइन प्लेन बना दिया ऐसे और यहाँ पे रख दिया थीटा और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया m, तो इस केस में भी mg क्या होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। समझ गए? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो भी इस पे फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड लगेगा। ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो भी क्या लगेगा, इस पे डाउनवर्ड भी लगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक ऐसे ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग से मान लो कि हमने फिक्स कर दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रिंग से कर दिया हुआ है, तो इस पे भी फोर्स mg किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। चलिए इसे बना लो, ये सब तो डायनेमिक्स में फोर्स में ही बता दिया गया है। वेक्टर्स में बता देना, हाँ, वेक्टर में फोर्स टॉपिक करके है ना, फोर्स, वेक्टर्स एंड फोर्सेस। फोर्स है। नीचे रोक लिया था घुमा क्या? तो नीचे चेयर सर में रोक लिया था अच्छा चलो ठीक है। मैंने पढ़ाया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, जल्दी बताओ तो तुम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने लिखे, जल्दी लिख लो। हमने बताया कि अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तुम थोड़ा दिखा दो, देखो एक डिफिनेशन लिख लो जल्दी, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड में है, बी पार्ट में लिखो नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। और उसको आर से या एन से डिनोट किया जाता है। आर है तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन, या कैपिटल एन है तो भी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक मिनट, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज लिखो, चलो बाद में लिख लेना, नोट कर लेना, पहले यहाँ से लिखो। हाँ, ये लिखो नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स,
mg जब भी कोई बॉडी है तो उसका मास क्या हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg क्या होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स जिसको आर या एन से डिनोट करते हैं, बताओ किस डायरेक्शन में लगता है, तुम बताओ। मतलब oppose करेगा। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अपवर्ड, नहीं, नो, लिखो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस on which the object is placed, on which the object is placed। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा देखो, तो अब फिगर से दोबारा मैं फिगर क्यों बनाऊं, इसी पे मैं बताता हूँ, इस पे तो। और नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, mg के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, mg तो ऑलवेज लगेगा, चाहे वो जहाँ भी हो mg तो ऑलवेज लगेगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स के लिए है कि नॉर्मल फोर्स के लिए ये होना चाहिए कि वो बॉडी किसी बॉडी, सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में या उसके ऊपर रखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था, जैसे एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, तो इस पर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक किसी बॉडी के ऊपर रखा हुआ नहीं है। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जब एक सॉलिड बॉडी को दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर हमने रखे हुए हैं, ये तो एयर में है, इस पर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। और इस पे लगेगा कैसे, एक ही सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे। तो इसमें यहाँ पे नॉर्मल लिख दो और आर लिख दो। और इस पे क्या, इस सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, नॉर्मल और आर। इसमें तो सिर्फ mg ही लगेगा, इसमें नो नॉर्मल फोर्स और आर नहीं लगेगा, जीरो इस केस में। समझ में आया कि नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, बताओ। नॉर्मल फोर्स तब लगेगा जब कोई सॉलिड बॉडी किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर रखा हो, यानी कि वो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में हो। और mg के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, mg ऑलवेज लगेगा, चाहे वो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में हो, एयर में हो, mg ऑलवेज लगेगा, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तो उस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे, और सम इंक्लाइन प्लेन हो तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। थर्ड लिखो, टेंशन, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टेंशन का फोर्स कौन लगाता है, ये स्ट्रिंग लगाता है, ठीक है। जब टेंशन का फोर्स कौन लगाता है, ब्रैकेट में लिख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, लिखो स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स टेंशन का फोर्स हो ऑलवेज एक क्या है, पुलिंग फोर्स है, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास मान लो कि m1 है, इसका मास m2 है, और इस पर हमने फोर्स लगाया F, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन ये है, ये मान लो कि m1 है, ये मान लो कि m2 है। अच्छा, इसमें कितना स्ट्रिंग है, इसमें कितना स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे है। तो लिख लो सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। हाँ, तो उसमें टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशंस,
फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया तो बस इक्वेशन लिख देना। इस 50% काम 70% काम यही है। अब इसके बाद में तो इक्वेशन ही लिखना होता है एफ इक्वल टू में। अच्छा बताओ कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तुम बताओ। नॉर्मल, और कोई फोर्स लगेगा? और स्ट्रिंग भी है तो टेंशन का, चलो मैं बताता हूँ। इस पे एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लिख दो, N1 लिख दो, नीचे लिख दो M1G, वहाँ से M1। और टेंशन ऑलवेज, ए स्ट्रिंग क्या करेगा, इस सब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल। पुल का मतलब क्या हुआ, खींचना। तो इस पे टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा T। सपोज करो कि इसमें टेंशन T है तो, ठीक है। अच्छा M2 पे क्या लगेगा, नीचे की ओर mg तो ऑलवेज लगेगा, एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही। इसमें n2 कर देते हैं। और ए स्ट्रिंग इस सब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल। तो पुल का मतलब खींचना। तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा टी, ऐसे। ठीक, डायग्राम बना लो सब। बताओ इसमें अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है। सर जो इस ब्लॉक को टेंशन वो पुल करेगी तो ब्लॉक हिलेगा नहीं ना? वो डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, आगे सब चलो डिस्कस। अभी तो फ्री बॉडी डायग्राम में बता रहा हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अच्छा इस पे क्या लगेगा, जल्दी बताओ। तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, M2G। इसमें नॉर्मल लगेगा नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये सरफेस पे नहीं रखा हुआ है, ये एयर में है। एयर में रहेगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। और इस स्ट्रिंग में मान लो कि टेंशन T1 है, तो इस M2 को ये स्ट्रिंग क्या करेगा, पुल, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इस पे ऐसे हम दिखाएंगे टेंशन T1, ठीक है। अच्छा ए स्ट्रिंग में मान लो कि टेंशन T2 है, तो ये T2 बताओ इस M1 को क्या करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ पे T2 हो जाएगा। अच्छा ए स्ट्रिंग क्या करेगा M1 को, पुल नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो तुम समझ रही हो, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हम कैसे दिखाएंगे, ए T1 कर देते हैं, यही फ्री बॉडी डायग्राम है। अच्छा देखो, अब इसको बॉडी डायग्राम में तो हाँ, एक इसका मास तो हमने दिखाया नहीं, तो एक M1 इंटू जी ऐसे लगेगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा से करना। अच्छा देखो अब इसको हम करेंगे, देखो सुन लो पहले, एक मिनट सुनो। अब जैसे इसको हमको सेपरेटली ड्रॉ करना है। अब ये क्या होगा, बॉडी डायग्राम। तो बॉडी डायग्राम में इसमें हम ऐसे दिखा देंगे, इसमें टी, ऊपर की ओर N1 और नीचे की ओर M1G ऐसे बना देंगे। ये किसका है, M1 का है, ठीक है। नहीं इसी चीज को मैं बना रहा हूँ, ऐसे सेपरेटली बना रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं बॉडी डायग्राम। और ये क्या होगा, बॉडी डायग्राम। और एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं। इस बॉडी को हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। और पॉइंट ले लेंगे तो इसमें लिख देंगे टी, नीचे की ओर M1G और ऊपर की ओर N1 या R1 जो कुछ भी है, ऐसे। ये हो गया बॉडी डायग्राम। यानी कि इस बॉडी को हमने यहाँ पे बॉडी बना दिया और इस पे जो भी फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यानी कि इस बॉडी को हम रिप्लेस कर देंगे पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और इसी चीज फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट हो जाएगा। अब चलो तुम M2 का ड्रॉ करके बताओ, जैसे M2 का ड्रॉ करना है तो हाँ, ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो अब जस्ट इस बॉडी को हमको बनाना है, सरफेस को नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हमने इस बॉडी को क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। इसी का मैं बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी बॉडी को यहाँ पे हमने रख दिया, जो जो फोर्स है इंडिविजुअली इस पे दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको हमने दिखा दिया। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायग्राम। और ये चीज़ हम लास्ट में, हमको ये चीज़ यहाँ तक आना है, ठीक है। अच्छा, इसको ड्रॉ करना है तो इस पे हम बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इधर की ओर एफ, इसी में जो चीज़ फोर्स लग रहा है इस पे दिखा दो। इस साइड लग रहा है टी, ऊपर की ओर लग रहा है N2, और नीचे की ओर लग रहा है M2G, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और ये है तुम्हारा एक किसका है, M2 का है। और इसमें हम इधर की ओर दिखा देंगे F, M2G, T और N2। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। अच्छा, अब इसका बनाना है, अब इसका बनाना है तुम्हारा M1 का, तो ऊपर की ओर दिखा देंगे T2, नीचे की ओर M1G और T1। और ये बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की ओर T2, नीचे की ओर M1G और T1 दिखा दिए, यही हो जाएगा। जैसे इसका बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो इसको, यह तुम्हारा M1 है, ये M2, नीचे की ओर लिख दिया M2 इंटू जी, और ऊपर की ओर कितना हो गया T1। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो M2G और ऊपर की ओर T1। चलो ड्रॉ करो। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो कि ये कैसे आया, पूछो अगर कोई डाउट्स हो तो। बताओ कोई डाउट्स है इसमें तो। हम्म, अच्छा चलो अभी मैं पूछता हूँ। देखो हमने तीन फोर्स पढ़ाया। एक एम जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या है, जब वो किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर रखा हुआ है हो, तो सॉलिड बॉडी क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, जो नॉर्मल फोर्स है। स्ट्रिंग फोर्स जो लगाता है उसको हम टेंशन का फोर्स बोलते हैं। और स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है तो इसको अपने तरफ पुल करेगा, इसको भी अपने तरफ पुल करेगा। वही सब चीज़ मैं ड्रॉ किया हूँ। अब इसमें एक एडिशनल फोर्स मैं आगे दिखाऊंगा, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो अभी आगे मैं दिखाऊंगा। हो गया सबका। अब तुम लोग ड्रॉ करके बताओ, मैं देता हूँ। हो गया सब। ये है M1, ये है M2 और ये है M3। इसमें कितने स्ट्रिंग हैं, दो। और ये कोई सॉलिड सरफेस है जिस पे ये रखा हुआ है, और ये एयर में है, ठीक है। अच्छा, एक है तुम्हारा ऐसे बॉडी डायग्राम बनाना है ना बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम। सर, फ्री बॉडी तो होगा। ये किसका बनाना है, बॉडी डायग्राम ही बना दो। ये क्या है? क्या, ये जो एंटर के बाद है। ये तो पुली है। और इसका भी मास मान लो km है।
ये M1 M2 M3 है OM है। हो गया सबका? अच्छा जल्दी करो। ये देखो, ये फिगर देख रहे हो ये, चलो पहले इसी का ड्रॉ करो। दिखाओ ये M1 का। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर MG क्यों दिखाई जब तुम कंपोनेंट बताए ही थी तो? वो रिजॉल्व करने के लिए तो क्या दिखाया था? तुम दिखाओ M1। अच्छा M1 का तो ठीक है, M2 का ड्रॉ की हो। अच्छा ये बताओ कि अच्छा ये भी तो स्ट्रिंग है, तो ये इस पे फोर्स इधर नहीं लगाएगा? मैंने पूरा नहीं बनाया, यहाँ पे स्ट्रिंग ज्वाइन कर। इसको यहाँ से ज्वाइन करो। खुद नहीं बनाएगा, स्ट्रिंग ज्वाइन कर, स्ट्रिंग ज्वाइन कर। हाँ तुम अपना दिखाओ। M1 का है M1 M2 M3 और ये तो सुनो, तो यहाँ पे तो तुम दिखाए हो, क्या लिखे हो, T1 या T2? T2। तो यहाँ पे जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लिए हो? यहाँ पर ये से T1 लेगा फुल हम्म। करेगा और ये से T2 फुल करेगा। वो दो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, T1। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन है, डिफरेंट टेंशन कैसे दिखाते हो? ठीक से चेकिंग करो, तुम अपना बताओ। अच्छा यहाँ पे ए बॉडी ए M2 कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? हमने बताया था सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन T ले ली हो तो इधर इधर T ही दिखाओ, ठीक है T ही है, और इधर T2। और इसका कहाँ ड्रॉ की हो? तो यहाँ पे ऊपर में T2 लिखो, जैसे इसमें T2 है तो यहाँ भी T2 होगा। हाँ ठीक है, और इसका? हाँ तो ड्रॉ करो। तुम दिखाओ। गलत, M का गलत है, इसका गलत है। हाँ तुम्हारा ठीक है। इस पे मैं अभी बताया था कि इस पे कैसे बनाना है, जैसे इस पे दिखाना है, इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे, समझ रहे हो कैसे दिखाना है? और MG क्या है?
वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसी फिगर को तुम यहाँ पे बना दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे की ओर एम जी, यही बनाना था। अब देख लो क्या ठीक से तुम्हारा गलत है, ठीक से करो। एम टू, फिर यहाँ पे तुम इस साइड क्यों नहीं दिखाए हो, टी टू क्यों नहीं दिखाए हो? देखो मैं बताता हूँ, जैसे सुनो, यहाँ पे देखो, जैसे एम वन का ड्रॉ करना है, एम वन का ड्रॉ करना है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल एन वन ले लेते हैं, इसमें टेंशन टी वन ले लो और इसमें टेंशन टी टू ले लो, ठीक है। तो नीचे की ओर क्या लगेगा, एम वन जी, और ये ब्लॉक कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ही से, तो एक ही टेंशन फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लग गया तुम्हारा टी वन हो गया एम वन का, ठीक है। एम टू का ड्रॉ करना है, एम टू को हमने, एम टू कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दो टेंशन का फोर्स लगेगा, तो ए एम टू लिख देते हैं, इस पर नॉर्मल फोर्स एन टू लिख दो, नीचे की ओर एम टू जी लिख दो, इधर टेंशन टी टू है तो इधर टेंशन टी टू ड्रॉ करो और इधर टेंशन टी वन, बता दो यस और नो। और एम थ्री किसी सरफेस पे रखा हुआ है, नहीं एयर में है, तो ऊपर की ओर कितना लगेगा, टी टू, यहाँ पे टी टू है तो यहाँ भी टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, ठीक है। और नीचे की ओर एम थ्री है और नीचे की ओर कितना लगेगा, एम थ्री इंटू जी, बस हो गया, यही ड्रॉ करना था। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स है तो। अच्छा चलो, अब ये तो हमने ड्रॉ करा दिया अभी, ये ड्रॉ करके बता दो, सेम तो है वो भी, से इसे ड्रॉ करके बता दो। पेज नंबर है 61, न्यू बुक में 61। चलो मैं बना देता हूँ, ऐसे गिवन है, ये है एम वन और ये है एम टू, कर दो। बॉडी है ना सिर्फ। हाँ बडी है एम वन एम टू, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आ गया। अच्छा ये बताओ किसका ड्रॉ किए हुए, एम वन का, एम वन में कितने स्ट्रिंग लगा हुआ है, कितने स्ट्रिंग कितना कनेक्टेड है, एक, तो उसमें दो टेंशन का फोर्स क्यों दिखाए हो, ठीक है। अच्छा रुको, ये तुम क्या लिखे हो, टी टू या टी वन, टी वन, यहाँ पे टी वन, हाँ ठीक है, तुम दिखाओ। एम टू का, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम टी वन क्यों लिखी हो, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, हाँ ठीक है, तुम दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम एरो साइन दो ऐसे, तुम दिखाओ तुम दिखाओ। हाँ ठीक है, तो समझ गए।
अब सेकंड लॉ पढ़ाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखो लीनियर मोमेंटम, और एक डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। तो मैं इसको कराता हूँ अभी, उसके बाद में इक्वेशन बताऊंगा कि कैसे लिखना है, और एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, टेंशन कैसे निकालना है। अब क्या लिखें, लीनियर मोमेंटम, क्या, हाँ सेकंड, इसके बाद में सेकंड लॉ। लीनियर मोमेंटम उसको पी से डिनोट किया जाता है, पी से। लीनियर मोमेंटम लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the product of it is defined as the product of mass and velocity of an object. full stop लिखो, it is a vector quantity, it is a vector quantity तो देखो P इक्वल टू, मैं अभी लिखाया था मास और उसका प्रोडक्ट वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और कितना बार मैं बताया था, अगर ए वेक्टर इक्वल टू मैं समथिंग लिख दूँ के इंटू बी वेक्टर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस समथिंग के इंटू बी वेक्टर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ए का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो बी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो P इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। तो मास पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास नेवर निगेटिव। तो इस केस में लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। यानी कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन अगर ऐसे है, v का डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो लिखो, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, the direction of linear momentum ब्रैकेट में p वेक्टर is same in the direction of velocity, is same in the direction of velocity। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का, यूनिट जैसे मास का क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो लिखो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बताओ यस और नो। अच्छा, अब तुम लोग बताओगे, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो जानते ही हो। जैसे मान लो कि एक ट्रक है जिसका मास कैपिटल एम है और इसका वेलोसिटी भी है, और एक कार है जिसका मास स्मॉल एम है, इसका वेलोसिटी भी है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। इसका मान लो कि लीनियर मोमेंटम P1 है, इसका लीनियर मोमेंटम P2 है, तो किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। और ये कंडीशन ये है कि m इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। बताओ किसका, P1, क्यों, तुम बताओ। मास ज़्यादा है तो इसलिए लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हम लिखेंगे P1 इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी, और P2
इजकल टू स्मॉल m टू v और कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक बुलेट, दो बुलेट है, इसका भी मास स्मॉल m है और इसका भी मास स्मॉल m है। इसका वेलोसिटी मान लो कि v1 है और v1 इसका वेलोसिटी मान लो कि v2 है और यह है तुम्हारा मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड और यह है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में बताओ किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा? P1 P2 है, P1 होगा। क्यों? इस केस में मास दोनों का क्या है? इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू V1 हो जाएगा और P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू V2 हो जाएगा। और इस केस में P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। क्यों? क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये सब नोट करते चलो, नोट कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है ये सब। हो गया सबका नोट? अच्छा ये बताओ, ये ट्रक है और एक कार है, दोनों का मास मान लो कि हमने दे दिया कैपिटल M इक्वल टू 1200 kg दे दिया और इसका 1500 kg दे दिया, इसका 12,000 है, इतना है। दोनों का स्पीड सेम है। अगर दोनों को रोकना हो, दोनों को मान लो कि रोकना हो सेम डिस्टेंस पे, जैसे मान लो कि इसको भी, इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड सेम है और दोनों को 100 मीटर के अंदर रोक देना हो, यानी कि 100 मीटर पे रोक देना हो, तो उस रोकने के लिए किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमको? ट्रक पे या कार पे? ट्रक पे रोक, क्यों? मास ज़्यादा है, इसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। अच्छा ये बुलेट देखो, ये दोनों ही बुलेट है। इसको भी मान लो कि जैसे मान लो कि हमने किसी वुडन वुडन ब्लॉक पे हमने हीट किया, तो कौन ज़्यादा पेनेट्रेट करेगा? V1। क्यों? या उसको रोकने के लिए हमको इस पे, या इसको रोकने के लिए इस पे हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पे हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, ये लीनियर मोमेंटम क्या है? फोर्स से रिलेटेड है। समझ रहे हो ना? अगर इसके लीनियर मोमेंटम को हमको चेंज करना पड़ेगा तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे इसके, जैसे ट्रक को रोक देना है, अभी ट्रक का स्पीड मान लो कि v है, समथिंग है, जैसे इसका भी नेम मान लो कि हमने दे दिया, इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड और ये भी है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने ट्रक को रोक दिया तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? जब रुक जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? बताओ। जितना पहले था उतना ही रह जाएगा, क्योंकि फाइनल 0 हो गया और इनिशियल m इंटू भी है और इसको भी फाइनल 0 हो जाएगा, इसको भी रोकना है। तो इस केस में अगर मोमेंटम को हमको 0 करना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम को हमको समथिंग करना है, तो इसको इस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या सिंपली ये समझ लो कि दोनों का स्पीड सेम है, इसका मास ज़्यादा, इसका मास कम है और सेम डिस्टेंस पे रोकना है, तो इस पे हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके कंपेयर में। या बुलेट को भी अगर रोकना है तो इस बुलेट को रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा इसमें। समझ गए? तो इस तरह से समझ लिए कि जो लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स से रिलेटेड है। अच्छा चलो अब लिखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ।
Newton's second law. Newton's second law is real law and first law and third law derived from second law. क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में, न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ड्राइव फ्रॉम सेकेंड लॉ. देखो इट states that the rate of change of linear momentum of a body, it states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. क्या लिखे? It states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction in which it acts. इसका मीनिंग क्या हुआ? एक बार पढ़ो तो समझो कि इसका मीनिंग क्या हुआ. क्या लिखा है हमने? डेल्टा पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. देखो हमने बताया कि अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. अगर ज़्यादा लगाएंगे तो लीनियर मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा. और चेंज किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे. ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे. ठीक है, जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास है m और इसका वेलोसिटी है v. ठीक है, और ये कब है? t=0 पे. t=0 पे एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास है m, उसका वेलोसिटी है v. अब हमने क्या किया? इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया. इधर हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा. तो डिफिनेटली इंक्रीज करेगा. तो जब ये यहाँ पे आ जाता है बॉडी, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? v प्लस डेल्टा v हो जाता है. ठीक है, और ये कब है? कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. और फोर्स तो लग ही रहा है. तो बताओ, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है. इसका मोमेंटम अगर मान लो कि p है तो p इक्वल टू, जैसे पी आई ले लेते हैं, एम भी हो जाएगा. और इसका मोमेंटम पी एफ ले लेते हैं तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम इंटू भी प्लस इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? भी प्लस डेल्टा भी. तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा? यही मैं स्टेटमेंट लिखाया हूँ. देखो यही लिखाया हूँ. इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मीनिंग क्या हुआ? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी. तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ. पी एफ माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा एम भी प्लस डेल्टा भी माइनस एम भी हो जाएगा. तो कितना होगा बताओ? सॉल्व करके इसको खोल देते हैं. तो एम भी प्लस एम इंटू डेल्टा भी माइनस एम भी. तो इस एम भी से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डेल्टा पी इजकल टू एम इंटू डेल्टा भी. एक डेरिवेशन है, यहाँ तक नोट कर लो पहले.
अच्छा, एक चीज़ मैं बताया था, ये क्या होता है डी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा एक्स यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही होता है ना। जब भी टी से डिवाइड कर देते हैं तो रेट होता है। जैसे मैं लिखा डेल्टा के अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या होगा? ये क्या है, कांस्टेंट है? कोई कांस्टेंट के है, कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ के लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ के। और इसको अगर मैं लिख दूं डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, पी मोमेंटम है तो इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पहले ही चैप्टर में पढ़ाया, सेकंड चैप्टर में बताया था। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ के कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? एक डेरिवेशन है, ये स्कूल के पेपर में आएगा, इसमें एक डेरिवेशन ये भी है, और एक आगे डेरिवेशन है, दो दो डेरिवेशन है इसमें। तो अभी हमारा आया था ये चीज़ कि डेल्टा पी इजक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी आया था इसमें, तो यहीं तक लाया था। अगर दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अभी हमने बताया था कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, अभी हमने लिखाया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। चलो पहले इतना तक कर लो। अच्छा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी लिख दूँ, और यहाँ भी मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एम, और इसको हम लिख देते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों साइड हमने लिमिट ले लिया। और ये क्या होता है लिमिट में, मैं बताया था, बताओ। ये क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या होता है? dx by dt। डी एक्स बाई डी टी में पढ़ाया था। जो भी डेल्टा है उसको हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट में बताया था। तो इसको हम डी एक्स अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? डी पी बाई डी टी इजक्वल टू एम, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी टी। और स्टेटमेंट में हमने यही लिखाया था, एफ इजक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही लिखाया था हमने। तो इसमें अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट दे देते हैं, तो इसको हम डी से लिख सकते हैं, डी डी। तो इसमें लिख सकते हैं एफ वेक्टर है, वी वेक्टर है, तो डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। सर यहाँ पे कांस्टेंट में से बन क्यों होता है हमेशा? अच्छा चलो चलो मैं बताता हूँ, कांस्टेंट वन होता है। अच्छा, डी वी बाई डी टी कितना होता है जल्दी बता दो। अब ए वी वेक्टर है तो ए वी वेक्टर है, डी वी बाई डी टी कितना होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, डी पी बाई डी टी इजकल टू एम डी वी बाई डी टी इजकल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग लिखना, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस स्टेप के बाद में इसी को पहले लिख देता हूँ, डी पी बाई डी टी इजकल टू एम
डी डी भी अपॉन में डी टी इजकल टू एम इंटू ए, इसी स्टेप को हमने लिख दिया। अगर समथिंग से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ के से, यहाँ भी के से, यहाँ भी के से, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ एफ इजकल टू क्या है, एफ इजकल टू इसको इक्वेशन 1 कर दो और इसको इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इसके जगह पे हम एफ लिख सकते हैं, के डी पी बाई डी टी कितना है, एफ है वहाँ से के, और यहाँ भी के डी पी बाई डी टी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ और इसको लिख दो के इंटू एम इंटू ए, यहाँ आ गया। और लिख दो, यहाँ पे लिख दो फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी के इजकल टू 1, एफ इजकल टू एम इंटू ए, बस हो गया डेरिवेशन। आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्या मुश्किल है इसमें? मुश्किल है? फॉर सिंप्लिसिटी के इजकल टू 1, और अभी ये पूछी थी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी तरह से, फॉर सिंप्लिसिटी के इजकल टू 1। और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम देखें कि इसके प्रोपोर्शनल टू बढ़ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसने फाइंड किया, जी, कैपिटल जी, किसने फाइंड किया? जब न्यूटन्स ने ये देखा कि इसके प्रोपोर्शनल टू है, जब डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो स्क्वायर की प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसने फाइंड किया? केवेंडिश ने फाइंड किया। और एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखना कि वो कैसे फाइंड किया। तो ये एक्सपेरिमेंटली 1 हुआ, इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी एफ इजकल टू 1, एफ इजकल टू 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे करा दिए। इसमें कोई मुश्किल है तो बताओ, और कुछ नहीं ज़्यादा मुश्किल है तो तुम ऐसे लिख दो। और सबसे इजी वे में अगर करना चाहते हो तो ये भी इजी इस तरह से भी दिया हुआ है। अभी तो जो मैं बताया वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया, और बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, और अभी हमने P इक्वल टू बताया था M इंटू भी, अभी हमने बताया था P इंटू एम इंटू भी, तो इसको हम लिख देते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू D अपॉन में डी टी, और P के जगह पे हमने लिख दिया एम भी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें मास तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, तो F इक्वल टू लिख दो K M डी भी अपॉन में डी टी, और डी वी बाई डी टी कितना होता है, ए होता है, तो इसको लिख दो के एम ए, और फॉर सिंप्लिसिटी के इजकल टू 1, तो एफ इजकल टू एम में, ये भी है डेरिवेशन है। उसको हटा के तो कितना लगा? क्या एच सी वर्मा में दिया हुआ है, ऐसे कोई गलत थोड़ी है, भी ठीक है, एकदम करके आ सकते हो, जो याद रहे वो कर देना। एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है पहले, जैसे मैं बताया था, और ये एच सी वर्मा में दिया हुआ है, ये भी कोई गलत थोड़ी है, ये भी ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो ये लिख दो। बताओ इसमें डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछो, अगर वो नहीं याद है तो इसको ये लिख दो, और हम जब टेस्ट लेंगे ये भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन स्कूल में ट्राई करना कि उससे लिखने के लिए, ठीक है। अगर नहीं आए तो ये भी लिख दो। यही में लिखा है कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया, और मोमेंटम की जगह पे एम भी लिख दिया, एम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, के लगा दिया, और इसमें वेरिएबल क्या है, भी होगा, एम तो होगा नहीं, तो एम डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी को एक्सलेशन किया, फॉर सिंप्लिसिटी के इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू में
ठीक है। अब तुमको लिखना है नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, ये किसी डायरेक्शन के लिए अप्लीकेबल है। एफ वाई ये न्यूमेरिकल बनाते समय यूज करेंगे हम, तो एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई, और एफ नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। सर जेड का यूज भी नहीं होगा। कहीं यूज नहीं है, मेनली तो इसका यूज है। तो ये सब चीज़ हो गया। देखो ये चीज़, ये डेरिवेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। अब जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए हो उसका एप्लीकेशन में उसी चीज़ को मैं बताऊंगा कि अब उसमें जैसे अगर कोई बॉडी जैसे मान लो कि ऐसे है, जैसे अभी हमने बताया था ऐसे कुछ है, ये यहाँ पे फोर्स हमने लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये मूव करेगा। फोर्स यहाँ पे अगर लगाऊं तो ये मूव करेगा, तो इस दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये टेंशन का फोर्स कितना होगा, ये सब चीज़ अब इसी से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है।